भारतीय जनता पार्टी की सबसे मजबूत सीट खतौली। जब कांग्रेस और सपा मिलकर लड़े तब बीजेपी जीती। जो बहुजन एकता पूरे देश में बन रही है, स्पेशल दलित और गुजरों के बीच में, उसे तोड़ने के लिए ये चाहते थे कि ये गुजर और दलित का झगड़ा बन जाए। गाड़ी गुजरों के गांव मिरकपुर में खड़ी कर दी ताकि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की हत्या करके और ये आरोप गुजरों के ऊपर लगा दिया जाए। जो देश के कोहिनूर है, जो टाइम्स मैगजीन ने भी जिनका लोहा माना उभरते नेताओं में, आप उनको सुरक्षा नहीं दे रहे, तो इसकी सरकार की मानसिकता पर सवाल उठते हैं। यदि वो कोई गुजर होता आरोपी या मुस्लिम होता या अन्य जाति का होता तो उस पर सारी कार्रवाई होती। तो ये जो बाबा है योगी जी, ये जाति देख के बुलडोजर चलाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गोहंड में। अभी हम सहारनपुर में हैं और आज हमारे साथ में जो भाई साहब हैं एडवोकेट रविंदर भाटी जी, इनका आज अभिनंदन समारोह था। भाई को आज़ाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, तो उसी को लेकर ये राष्ट्रीय संघर्ष स्वाभिमान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और लगातार समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। गुर्जर महोत्सव की बात हो, गुर्जरों पर कोई कांड हो रहा है उसकी बात हो, गुर्जरों पर केस की बात हो, यहाँ पे सहारनपुर में हुई गुर्जर गौरव यात्रा हो, सभी में भाई का योगदान बड़ा ज़बरदस्त तरीके से रहा है। सबसे पहले तो भाई रविंदर भाई, आपका स्वागत है गांव गोहंड में। प्रोग्राम था आज, कैसा लगा यहाँ के? देखो, अपनों के बीच आके जो सुखद एहसास हुआ उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मेरे ब्लड है यहाँ, मेरे जो समाज का गौरव है और जो सम्मान इन्होंने गुर्जर गौरव यात्रा में मेरे सहारनपुर के भाइयों ने जो ऐतिहासिक प्रोग्राम किया, मैं उसमें अपने भाइयों को बधाई देना आया हूँ। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि आपका सम्मान कर रहे हैं, मैं उल्टा कह रहा हूँ। ये जिन भाइयों ने ऐतिहासिक गुर्जर गौरव यात्रा में भूमिका निभाई, उस प्रत्येक भाई का मैं धन्यवाद करना आया हूँ, उसे बधाई देना आया हूँ। अच्छा, अभी आपको जिस पार्टी का महासचिव बनाया गया है वो बहुजनों की बात करते हैं, SC ST OBC की बात करते हैं, लेकिन SC ST OBC तो अलग रास्ते से चला हुआ है। सारा का सारा वोट भाजपा की तरफ कन्वर्ट हो गया है। अभी आपने देखा होगा 2022 के चुनाव में भी मायावती का जितना भी वोट था बीजेपी को चला गया। इसके पीछे आपको क्या कारण नज़र आते हैं? देखिए, किसी को, समाज को या कोई भी वर्ग है उसको कुछ दिन तक आप बहका सकते हो, लेकिन जब सच्चाई उसके सामने आती है तो फिर वो अपने वापस वहीं लौट आता है। आप इसका ताज़ा उदाहरण देखो, खतौली का चुनाव, खतौली का उपचुनाव। भारतीय जनता पार्टी की सबसे मजबूत सीट खतौली। जब कांग्रेस और सपा मिलकर लड़े तब बीजेपी जीती, तब लोकदल और सपा मिलकर लड़े तब बीजेपी जीती। लेकिन इस बार आज़ाद समाज पार्टी और सपा और लोकदल ने मिलकर जो उनकी सबसे मजबूत सीट है, उस प्रत्याशी को 22,000 वोटों से हराया। तो ये आने वाला समय परिवर्तन का है। लोग जान चुके हैं, ज़्यादा दिन तक जो ना लोग बहकाए में नहीं आने सकते। ये पार्टियाँ, चाहे वो 15 लाख रुपए का अकाउंट का हो, चाहे वो 2 करोड़ नौकरी का हो, चाहे धर्म के नाम पे बांट के वोट ले, लेकिन इनकी हकीकत सबको पता है। ये तो तोड़फोड़ ही राजनीति करते हैं। धन्ना सेठों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, अडानी अंबानी की पार्टी है। यदि जनता वोट इनके विपरीत में भी देती है जनादेश, तो ये तो पार्टी खरीद लेते हैं। महाराष्ट्र उदाहरण है, मध्य प्रदेश उदाहरण है। तो जो एक 80-90% जो वो है पॉपुलेशन देश की, वो इनके खिलाफ मन बना चुकी है। आने वाले समय में आप उसके रिजल्ट देखेंगे। 24 के चुनाव नज़दीक है, आपकी पार्टी का क्या रहने वाला है? हमारी पार्टी पिछले 3 साल से जब से बनी है, सड़क पे एक मजबूत विपक्ष की भूमिका एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में निभा रही है। कोई भी मुद्दा हो, कोई भी अन्याय हो, कोई भी सरकार की गलत पॉलिसी हो जनहित के विरुद्ध, सब में प्रमुखता से आप किसी भी आंदोलन को देख ले, सबसे ज़्यादा आपको आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी दिखाई देगी सड़कों पे। उनके ऊपर अभी अटैक हुआ था कुछ दिन पहले ही, अब 21 तारीख में धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं वो दिल्ली में। तो क्या कारण नज़र आते हैं आपको अटैक के पीछे? क्या जिस तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, ये कारण है या फिर वो जातिवादी कारण था कोई? देखिए, इसमें कई एंगल है। प्रशासन को, सरकार का दायित्व है कि उसकी हर एंगल से जांच करनी चाहिए थी। वो 24 का चुनाव आ रहा है और जो बहुजन एकता पूरे देश में बन रही है, स्पेशल दलित और गुजरों के बीच में, उसे तोड़ने के लिए ये चाहते थे कि ये गुजर और दलित का झगड़ा बन जाए। गाड़ी गुजरों के गांव मिरकपुर में खड़ी कर दी ताकि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की हत्या करके और ये आरोप गुजरों के ऊपर लगा दिया जाए। लेकिन वो अपने आरोप उसमें कामयाब नहीं हुए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे जो हमला हुआ, वो जो लोग उनकी आवाज़ को, गरीबों की, मजलूमों की, शोषितों की, वंचितों की, किसानों की, मजदूरों की, जो एक बुलंद आवाज़ है देश में, एक मजबूत आवाज़ है, एक बहुत बड़े वर्ग की आवाज़ है, उसको ये गोली के दम पर समाप्त करना चाहते हैं।
ये बहुत कायरानापूर्ण हमला था। इसमें पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है, राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। उसकी सीबीआई जांच की हम मांग 21 तारीख को जंतर मंतर पर अपना प्रदर्शन करके करेंगे और उनको सुरक्षा की मांग भी हम उस प्रदर्शन के द्वारा करेंगे, क्योंकि सरकार कंगना रावत को सुरक्षा दे देती है, सरकार बाबाओं को सुरक्षा दे देती है, लेकिन जो देश के कोहिनूर है, जो टाइम्स मैगजीन ने भी जिनका लोहा माना उभरते नेताओं में, आप उनको सुरक्षा नहीं दे रहे, तो इसकी सरकार की मानसिकता पर सवाल उठते हैं। अच्छा, आप तो कहते हैं ये गठबंधन जितना भी ये कहता है सीबीआई मोदी जी के हाथ में है, ईडी मोदी जी के हाथ में है, फिर जब सीबीआई मोदी जी के हाथ में, ईडी मोदी जी के हाथ में है, फिर जांच किस चीज़ की होगी? देखिए, कुछ अच्छे अधिकारी भी हैं। यदि सारी चीज़ों पे इनका दुरुपयोग सरकार कर रही है, ये बिल्कुल सच्चाई है। जो बीजेपी के खिलाफ लोग हैं, जो उनके खिलाफ बोलते हैं, चाहे वो पत्रकार हो, उन पर मुकदमा हो जाता है, चाहे वो नेता हो, उनके घर ईडी पहुंच जाती है, उनके घर इनकम टैक्स पहुंच जाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ आप अनुरुद्ध भाई, क्या कभी बीजेपी के किसी नेता के घर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है? क्या किसी बीजेपी के किसी पदाधिकारी के घर ईडी की रेड पड़ी है या सीबीआई की रेड पड़ी है? ये इनको एक हथियार के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, और जो इनके दल में शामिल हो जाए फिर वो शुद्धिकरण हो जाता है। इनके पास शुद्धिकरण का मंत्र है, राम रहीम की तरह। जो इनकी पार्टी में कितना ही बड़ा भ्रष्टाचारी, कितना ही बड़ा अपराधी वो आ जाए तो वो शुद्धिकरण कर देते हैं, फिर उस पर कोई आरोप नहीं रहता। दूसरा, जो मैं आप एक किसान नेता है राकेश टिकैत जी, वो कहते हैं इनके पास ताबीज़ है और उस ताबीज़ को पहन लो, फिर ना ईडी आएगी ना सीबीआई आएगी। वही बात मैंने आपसे कहा कि इनके पास ऐसी मशीन है कि उसमें जिसको ये एंटर करा देते हैं वो शुद्धिकरण हो जाता है, उस पर कोई आरोप नहीं रहता। चाहे येदियुरप्पा हो, चाहे तमाम दल के नेता जो जिन पे ये रेड है पड़ी और फिर इनके दल में चले गए, फिर इन पर कोई वो बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। अच्छा, ये ऐसी पार्टी है जो आरोपियों के पक्ष में है, ये पहली देश की ऐसी पार्टी है। चाहे पहलवानों को मामला हो, यदि कोई और मामला होता यौन उत्पीड़न का, महिलाओं का, वो पास्को एक्ट में जेल जाता, बाद में जांच होती। बृजभूषण सिंह का जांच में आने के बाद दिल्ली पुलिस में कोई कच तो हुआ तो नहीं। 1 साल तक किसानों ने जंतर मंतर पे, 1 साल किसानों ने गाजीपुर बॉर्डरों पे आंदोलन किए, 700 किसानों की शहादत हुई। अडानी अंबानी के लिए 3 कानून लेकर आए, इन्होंने किसानों के लिए थोड़ी कानून लेकर आए थे, लेकिन ये आरोपियों के साथ खड़े हैं। ये आप देख लो, चाहे अजय टेटोनी जी का मामला हो जो किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी थी, चाहे हाथरस वाली पीड़िता का मामला हो, चाहे ये लगा लो सहारनपुर का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे हमला हुआ है, उसमें उन आरोपियों की रिमांड तो हुई नहीं, और ना उन पर आंसू का लगी, ना उनके घर तोड़े गए, ना उन पर और कोई कठोर कार्रवाई की गई। यदि वो कोई गुर्जर होता आरोपी, या मुस्लिम होता, या अन्य जाति का होता, तो उस पर सारी कार्रवाई होती। तो ये जो बाबा है योगी जी, ये जाति देख के बुलडोजर चलाते हैं। बृजभूषण सिंह के घर पे तो बुलडोजर नहीं गया, जो आरोपी है ये उन पे तो बुलडोजर नहीं गया। तो ये जाति देख के इनका न्याय, सबका साथ सबका विकास, जो इनका नारा वो झूठा है, वो खोखला है। ये कुछ का विकास और सबका विनाश चाहते हैं। एक बाबा जी हैं बागेश्वर धाम, तो वो कह रहे हैं कि अगर महिला ने, कोई भी महिला है, अगर उसने मांग में सिंदूर भर रखा है, मंगलसूत्र पहन रखा है, तो प्रॉपर्टी पे कब्जा किसी का है। अगर नहीं पहन रखे हैं चीज़ें तो प्लॉट खाली पड़ा है। क्या कहेंगे? मेरा आपसे कहना ये है, महिला सशक्तिकरण और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भारतीय जनता पार्टी का झूठा है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर काम करते हैं, और वो जो बीजेपी चाहती है वो बोलते हैं, तो इनकी मानसिकता को दर्शाता है। ये कहाँ महिला आयोग है, क्यों इन पर कार्रवाई नहीं होती? कहाँ स्मृति ईरानी जी हैं, इस बयान पर क्यों कार्रवाई नहीं होती? ये बयान इतना, जितनी इसकी निंदा कर जाए कम उतनी कम है। ये कोई बयान है कि वो खाली प्लॉट है, वो लड़कियों के लिए खाली प्लॉट का शब्द यूज कर रहे हैं? तो इनकी मानसिकता दर्शाता है। ऐसे बाबाओं को, इनको तो पर्ची निकालनी चाहिए। जो ये रेल का ये कह रहे थे कि मैं पर्ची में बता दूंगा, और रेल के हादसे की मुझे पता थी, तो इन पे तो केस लगना चाहिए। इतने लोगों की जान चली गई, जब इन्हें पता थी तो इन्होंने उसकी क्यों नहीं बताया कि ये हादसा होने वाला है? इन्हें तो सीबीआई के सारे केस दे देने चाहिए, इन्हें तो जो मर्डर के केस नहीं खुलते वो भी देने चाहिए। तो पर्ची खोल कर बाबा सबके वो खोल देगा। तो ये पाखंड लोग को बढ़ावा दे रहे हैं। ये ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे बयान देते हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र तो है लेकिन घोषणा की आवश्यकता है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को मैं सीरियसली नहीं लेता। वो मुझे कोई मानसिक विकृत व्यक्ति लगता है, और जो बीजेपी के कहने से वो जो वो चाहते हैं वो कहता है। तो बाबा के एक भाई ने मध्य प्रदेश के अंदर एक दलित परिवार के घर पे जाकर कट्टे से गोली चलाई, अब शब्द कहे, वो जेल गया।
इसे अपने भाई की पर्ची की नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये जो ना इस तरह के लोग माहौल ख़राब करते हैं देश का, जो भाईचारा उसको ख़राब करते हैं। 2024 के चुनाव के बारे में और बता दीजिए। अंतिम सवाल मेरा ये है, 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, क्या होने वाला है अब की बार? मोदी जी कह रहे हैं हम ही आएंगे। देखो, हर तानाशाह को ये लगता है कि वो कभी सीट से नहीं हटेगा, हमेशा तख्त पे बैठा रहेगा। लेकिन जनता मन बना चुकी है और पूरे देश में आप देखना, इन लोगों की जो सरकार जनहित जन विरोधी नीतियाँ हैं उनको जनता जान चुकी है और ये जल्दी आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। खतौली उसका उदाहरण था, कर्नाटक उसका उदाहरण था। जहाँ जहाँ अभी चुनाव हुए तो आपको अभी पता लग जाएगा 2024 के चुनाव में इन्होंने कितना काम किया, कितना विकास किया, कितना सबका साथ दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।